एग्जाम पंचायत के पैरामेडिकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक है स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग पैरामेडिकल का कोर्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग जीके जीएस का पोर्शन जीके का पोर्शन स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन स्टार्ट किए थे, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो इस सिलसिला को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज हम पुर्तगाल के बारे में आगे पढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं कि पुर्तगाल का भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनका क्या देन रहा, और पुर्तगाल किस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास पे इफेक्ट डालता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है, आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहाँ पे आप जाके चैनल सर्च कीजिए और जुड़िए। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप वहाँ से मैसेज कीजिए। तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो आपको समस्या होगी वो आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने 1502 तक पढ़ लिया था। जब 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आते हैं तो 1502 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 1453 से स्टार्ट किए थे। 1453 तो ये एक ऐसा ईस्वी है जिसका आप देखिएगा, इस ईस्वी के बाद जो पूरे जो मध्य एशिया है, एक तरह मानिए तो पूरे विश्व पर इफेक्ट डालेगा ये डेट। क्योंकि इस डेट पे एशिया माइनर या इसको हम कह सकते हैं मध्य एशिया बोल सकते हैं, उस पे, या कस्तूनतूनिया, या इसको कस्तूनतूनिया कहें, इस पे तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है। किसका आधिपत्य हो जाता है? तो तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है, जिसके कारण जो व्यापार यूरोप से मध्य एशिया होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ करती थी, अब वो अवरुद्ध हो गई। तो भाई, लेकिन यूरोपीय वासी को दक्षिण पूर्व एशिया से मसाला चाहिए था, क्योंकि यदि मसाला की यदि मुख्य स्रोत दक्षिण पूर्व एशिया ही हुआ करती थी, तो यूरोपीय कंपनी को यह एहसास हुआ कि मसाला की उपलब्धता के लिए एक नया मार्ग खोजा जाए। क्योंकि वो स्थल मार्ग से जा नहीं सकते थे, क्योंकि मध्य एशिया में तुर्कों का आधिपत्य हो गया था। तो समुद्री मार्ग खोजा जाए। तो सबसे प्रथम प्रयास 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप तक की रास्ता खोज लेते हैं। अब उसके बाद आती है सेकेंड ट्रायल, आता है स्पेन का एक नाविक थे जिसका नाम था कोलंबस। उन्होंने 1492 में भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग खोज करने के लिए उन्होंने यात्रा स्टार्ट किया, लेकिन वो भटक कर अमेरिका की खोज कर लेते हैं। अब थर्ड प्रयास करते हैं एक पुर्तगाली नाविक, जिसका नाम है जिन्हें अंततः सफलता मिलती है, जिनका नाम था वास्को डी गामा, जिन्होंने 17
या आपको कहीं कहीं पे 20 मई दिख जाएगा, 1498 को भारत पहुंचते हैं। तो भारत पहुंचेंगे तो कहाँ पर पहुंचते हैं? कालीकट पहुंचते हैं। क्यों कालीकट पहुंचते? कालीकट के कप्पकाडू नामक स्थान पे। और मैंने इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो यदि आप डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो को देख लीजिए, अभी तक हमने दिखेगा, क्योंकि यह क्लास तभी समझ आएगी जब आपने पिछला क्लास किया होगा। तो चलिए यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने 1498 तक। फिर 1500 को आते हैं, 1500 को आते हैं 1500 को आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जो दूसरा दल भारत पहुंचता है 1500 में, वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का, इनके साथ 13 जहाज प्लस 1200 सैनिक के साथ आते हैं। और तीसरी बार वास्को डी गामा फिर आएंगे 1502 में आएंगे, और आपको पता होगा कि वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में आएंगे, वो भी 1524 में आएंगे, वो भी पुर्तगाली गवर्नर बनकर आते हैं। और उनकी मृत्यु हो जाती है 24 दिसंबर 1524 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहाँ होती है? तो कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मज़ार कहाँ पे है? कोचीन में। तो चलिए आप लोग, अभी तक हमने जितना मैंने बताया इतना आप लोगों को बता चुका था, वो थोड़ा सा हाईलाइट्स था। तो अभी से आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग जो मुक्तक पढ़ेंगे तो वो पुर्तगाली जो वायसराय भारत में प्रशासन करने के लिए आए, पुर्तगाली वायसराय, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पुर्तगालियों को का क्या क्या देन है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, विभिन्न प्रकार के फल, गौथिक स्थापत्य कला, ये सब चीज़ हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड क्लास। तो दोस्तों हम लोग 1502 तक पढ़ लिए थे कि जब दूसरी बार आए थे वास्को डी गामा साहब आए थे, 1502 में आए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1503 में क्या हुआ था। तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित करते हैं। कारखाना कहने का मतलब यह है कि कारखाना मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा उसमें मशीन लगा हो, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो, वो कारखाना कहने का मतलब नहीं था। कारखाना कहने का मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पे आयात और निर्यात के लिए एक स्थल उपलब्ध हो, जहाँ पे वो अपना सामान रख सकें, सुरक्षित रख सकें, वैसे स्थल को फैक्ट्री कहा जाता था या कोठी कहा जाता था। कह सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से गोदाम था। तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होती है? तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी? तो प्रथम फैक्ट्री 1503 में कहाँ पे स्थापित होगी? तो कोचीन में। कोचीन में स्थापित होगी। अब दूसरी फैक्ट्री क्योंकि ये तो प्रथम फैक्ट्री 1503 में स्थापित होती है, और किनके प्रयास, आप यदि कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो किनके प्रयास है ये, वो जो पहली कोठी या जब पहली फैक्ट्री स्थापित होती है किनके प्रयास से होती है? तो यह अल्फांसो द अल्बुकर्क के प्रयास से स्थापित होगी। तो आप लोग ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज, इसका मैंने लिख दिया कि अल्फांसो द अल्बुकर्क के प्रयास से प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित होती है। अब जैसा कि नया ट्रेंड चला है कि आपको प्रथम कोठी के बारे में, जैसे देखा जा रहा है कि एग्जाम में आपको प्रथम कोठी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछ दिया जाता है कि द्वितीय कोठी की स्थापना कहाँ हुई। तो सेकेंड कोठी, सेकेंड फैक्ट्री या
कोठी की स्थापना कहाँ पे होगी। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ स्थापित होती है। तो यह कन्नूर में स्थापित होती है, कन्नूर में स्थापित होती है, केरल में स्थापित होती है। तो ये दो आप लोग याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर, केरल। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारत में कौन कौन से गवर्नर आए और उनका क्या क्या उन्होंने भारतीय इतिहास में क्या क्या योगदान दिया। तो हम लोग वह पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय पढ़ेंगे। पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय। तो जनरली जैसा पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय में मुख्यतः 3 ऐसे गवर्नर हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ। तो पहला है फ्रांसिस्को द अल्मीरा। एक फ्रांसिस्को द अल्मीरा हो गए, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और तीसरा निन्हो द कुन्हा। पहले मैं इन तीनों के बारे में कुछ बता देता हूं, उसके बाद आपको इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये सबसे पहला है 1505 से 1509 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका बारे में। तो पहले हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर या वायसराय कहा जाता है, क्योंकि अब पुर्तगाली भारत में अपना प्रशासन करना चाहते थे और प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने पहला जो वायसराय या गवर्नर जिन्हें नियुक्त किया वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे। तो वो गवर्नर बन के आए तो वो कुछ कार्य किए होंगे, विशेष कार्य, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष कार्य किए होंगे। तो पहला उनका जो इम्पोर्टेंट कार्य है तो वो है ब्लू वाटर नीति, जिसे हम लोग शांत जल की नीति भी कहते हैं। जो यह नीति ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा अपनाया गया था। तो और दूसरा कि 1509 में इनका एक फ्रांसिस्को द अल्मीडा का संघर्ष होता है। तो किनके साथ संघर्ष होगा तो हो जाएगा तुर्की, मिस्र और गुजरात की जो संयुक्त जो सेना है उनके साथ पुर्तगाली का भिड़ंत होता है और अंततः पुर्तगाल जीतते हैं। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक तीसरा ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये 3 पॉइंट मैंने समझा दिया, अब मैं इन्हें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इनके बारे में मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, इनके बारे में पहला पॉइंट यह लिखा कि प्रथम गवर्नर, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर। सेकेंड, इन्होंने कौन सा नीति अपनाया, शांत जल की नीति, या इसे हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किनके द्वारा अपनाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा शांत जल या ब्लू वाटर की नीति अपनाया गया। और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गुजरात, मिस्र एवं तुर्की की संयुक्त सेना को
पराजित किया। इन्होंने कब पराजित किया? तो 1509 में पराजित किया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने क्या लिखा कि प्रथम गवर्नर हुए, शांत जल की नीति अपनाया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, गुजरात, मिस्र, तुर्की एवं तुर्की की संयुक्त सेना को पराजित किया। दोस्तों मैं शॉर्ट में इसलिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है वही चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल जो बीपीएससी या मैं बीपीएससी दरोगा की तैयारी करवाता हूँ तो वहाँ पे जाकर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पैरामेडिकल क्वालिफाई करना है, ना कि विद्वान बनना है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में आप ये सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप भूल जाए। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि वही चीज़ बताऊँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा अब वायसराय है। अब आते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इनके बारे में पहले कुछ हम जान ले कि अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि पहला तो ये क्या कहते हैं, ये तो पहला अल्फांसो द अल्मीडा आते हैं, लेकिन फिर हम वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तविक संस्थापन कहने का मतलब यह है कि पुर्तगाली साम्राज्य इनके कार्यकाल में अधिक फला बूढ़ा, मतलब फला करने का मतलब कि वृद्धि हुई, मतलब इनके साम्राज्य में, पुर्तगाली साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई और इन्होंने जो नीति अपनाया, इस नीति कारण पुर्तगाली साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो भारत में जो सुदृढ़ व्यवस्था की देन है तो वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क के, जिसके पश्चात पुर्तगाल की काफ़ी ख्याति हो जाती है। तो आइए हम लोग, और जो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। और सेकेंड पॉइंट मैंने यह बताया कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, उन्होंने एक नीति अपनाया, क्योंकि बहुत दिमाग के तेज थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यदि भारत में टिकना है तो भारतीय स्त्रियों से विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में दामादों की दामाद काफ़ी पूजनीय होते हैं, काफ़ी मान सम्मान किया जाता है उनका। तो उन्होंने ये चीज़ देखा और इसका बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने कहा कि जो पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप जाइए और जो भारतीय नारी है, स्त्री है, तो उनसे आप शादी कीजिए। ये सेकेंड काम उनका हुआ। थर्ड यह है कि उन्होंने भारतीयों को अपने पुर्तगाली सेना में भर्ती करना आरंभ कर दिया, क्योंकि इससे पहले जितने थे वो भारतीय को अपने सेना में बहाली नहीं करते थे। वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क का मानना था कि यदि भारतीयों को अपने सेना में यदि वो भर्ती करते हैं तो उनसे एक ये दिलासा मिलेगा कि भारतीयों को लगेगा कि वे उनके लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तीसरी बात कि भारतीय साम्राज्य को जीतने में उनको आसानी होगी, क्योंकि भारतीय रहेंगे तो वो अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे से बखूबी से जानते होंगे और इसका फायदा उठाने के लिए भारतीयों की अपने पुर्तगाली सेना में भर्ती करना चालू कर दिया। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। जो बीजापुर के जो आदिल शाह है उनसे गोवा छीन लेते हैं, और आप आगे जाके देखिएगा कि 1530 में जाकर गोवा भारत की औपचारिक राजधानी बनेगी। और ये इतने दिमाग के तेज है कि इनका जो उस समय जो पुर्तगाली साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि आप हरबुद से लेके मलक्का तक, इंडोनेशिया मलक्का,
सारे जगह पुर्तगाल का कब्जा हो जाता है, समुद्र के किनारे किनारे। तो यदि समुद्र पे सारे कब्जा हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि क्योंकि मुख्य कि व्यापार का मुख्य वो जो साधन था समुद्री मार्ग था, तो उस समुद्री व्यापार पे पुर्तगालियों का पूर्ण कब्जा हो गया था। तो अब हम सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट यह है कि 1510 में गोवा जीता। तो गोवा किनसे जीतते हैं? तो बीजापुर के सुल्तान से ये गोवा जीतते हैं। तीसरा इनका पॉइंट मैंने क्या बताया? सेना में भारतीयों का प्रवेश, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और मैंने चौथा, जैसा कि मैंने बताया कि सती प्रथा प्रतिबंधित किया। सती प्रथा प्रतिबंधित करने का मतलब कि हम जानते हैं कि किसी सती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर यदि किसी स्त्री की हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उसी चिता पर जबरदस्ती स्त्रियों को जला दिया जाता था। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि भारत में हम लोग देखें कि राजा राम मोहन उस सती प्रथा के विरोधी थे और विलियम बेंटिक की सहायता से वो उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा भारत से समाप्त एक्ट लाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी थे। तो राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो हैं वो राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और भारतीय सेना में सती प्रथा का प्रतिबंध 1500 में गोवा को जीता। हाँ, लगभग तो जो मेन पॉइंट है यह हो गया। तो चलिए आप लोग उसको नोट कीजिए फिलहाल। और एक और चीज़ मैं बता दूँ जो छूट रहा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क का मृत्यु भी इंडिया में होती है और इनका मजार कहाँ पे है? मजार तो याद रखिएगा, गोवा में इनका मजार है। और वास्को डी गामा का कहाँ पे है? तो कोचिन में। और फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क का मजार कहाँ है? तो गोवा में। अब और दूसरी बात, इनके कार्यकाल के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल था 1509 से जो 1509 तक तो फ्रांसीसी दो अल्मीडा रहते हैं। उसके बाद इनका कार्यकाल है 1509 से 1515 तक। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट उतारिए। तब तक मैं इसे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रथम फैक्ट्री 1503 कोची में निर्माण होता है। कौन करते हैं? अल्फांसो द अल्बुकर्क के प्रयास से होता है। सेकेंड फैक्ट्री कन्नौर में केरल में है। अब हम लोग वायसराय, 3 महत्वपूर्ण वायसराय आए। पहला थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क, तीसरा नीनो द क्यून्हा है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहता है। उन्होंने वे भारत के प्रथम गवर्नर बनते हैं। दूसरी बात कि उन्होंने शांत जल की नीति या जिन्हें हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं वो स्टार्ट किया। तीसरा 1509 में गुजरात, मिस्र एवं तुर्की की संयुक्त सेना को उन्होंने पराजित किया। अब दूसरा वायसराय की बारी आती है। ये थे फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क थे, जिनका कार्यकाल 1505 से लेकर 1515 तक था। उन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा, 1510 में, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। वो 1510 में गोवा को जीतते हैं, इससे बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लेते हैं। सेना में भारतीयों को प्रवेश देते हैं और सती प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं। और साइड में लिख दूँ नोट बनाकर, यहाँ पे मैं नोट बना के लिख रहा हूँ, नोट बनाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में बेंटिक द्वारा किया जाता है, बेंटिक द्वारा। और सहयोग इसमें कौन करते हैं, तो इसमें सहयोग देते हैं राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। अब एक तीसरा बच जाते हैं नीनो द कुन्हा, जिनका कार्यकाल 1529 से 1538 रहता है। कार्यकाल इनका क्या है, 1529 से 35 रहता है। तो आप लोग इसे फटाफट नोट कीजिए। सॉरी 38, इसको 38। अब हम लोग पढ़ेंगे नीनो द कुन्हा के बारे में। बस इनसे रिलेटेड बस एक पॉइंट है कि इन्होंने गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया। तो गोवा को, इनका बस मैं यहीं बगल में ही लिख ही दे रहा हूँ। तो गोवा को, इनका बस एक काम है जो आप लोग, गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया। कब बनाया, 1530 में, आप लोग याद रखिएगा। और द्वीप पर कब अधिकार करते हैं ये लोग, तो 1535 में। एक बस याद रखिएगा, द्वीप पर अधिकार 1535। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो इसे मिटा रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी तो मैंने पढ़ लिया। अब कार्टेज आर्मेडा काफिला, ये क्या था। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट हैं, जैसे बंगाल के शासक एक हुआ करते थे। तो शासक कौन थे बंगाल के शासक, आप लोग याद है, महमूद शाह। उन्होंने पुर्तगाल को दो जगह का नाम, सतगांव एवं चटगांव में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। वही दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्योंकि बंगाल की बस स्टेटमेंट है कि बस कभी कभी आपको एग्जाम में महमूद शाह जो है वो दो जगह, सतगांव एवं चटगांव, दो ऐसी जगह है जहाँ पे पुर्तगालियों को दो जगह नाम है, सतगांव और चटगांव में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति देते हैं। वही दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे है कि
अकबर द्वारा, ये है नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। और यही अनुमति शाहजहां द्वारा पुर्तगाली को जो अनुमति अकबर द्वारा पुर्तगाली को हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी, वही अनुमति शाहजहां वापस ले लेते हैं। अनुमति वापस लेना, अनुमति वापस ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा कि जो महमूद शाह है सतगांव चटगांव में देते हैं, अकबर है पुर्तगालियों को हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति देते हैं, वही शाहजहां जो अनुमति मतलब जो अधिकार जो दिया जाता है पुर्तगालियों को हुगली में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए, वही वापस ले लिया जाता है। तो चलिए, यह हो गया आपका 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इससे हम लोग आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों की क्या देन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुर्तगालियों की देन, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और थोड़ा यदि संभावना बनती है कि यदि क्वेश्चन बनती है तो पुर्तगालियों की देन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनती है और अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो पुर्तगालियों की जो भारतीय जो पुर्तगाली जो क्या क्या देकर गए यहाँ से, उनकी देन क्या थी, उनको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं पुर्तगालियों की देन। तो चलिए हम लोग पुर्तगालियों की देन अब पढ़ेंगे। पुर्तगालियों की देन। तो सबसे पहला चीज है कि पुर्तगाली की क्या देन है। आज हम लोग जो भी देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस, जो आज हम लोग देखते हैं, तो यदि माना जाए तो किसकी देन है, तो प्रिंटिंग प्रेस यदि भारत में आती है तो जो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया जाता है, तो वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया जाता है। तो कब लाया जाता है? 1556 में प्रिंटिंग प्रेस। कब? 1556। दूसरा चीज होता है, आज विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कला होते हैं, विभिन्न प्रकार की शैली होती है, नागर शैली ये सब है, गौथिक स्थापत्य कला, ये सब चीज, गांधार शैली हो गया। तो इसी प्रकार की एक शैली है जिसमें आप लोग देखते हिएगा कि जो बिल्डिंग होती है इसके ऊपर मंदिर टाइप के बने होते हैं, इस प्रकार के बिल्डिंग आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार के बिल्डिंग अक्सर देखिएगा यूरोपियन कंट्री में इस तरह के बिल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर मंदिर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इस प्रकार का। तो जहाँ भी आपको इस तरह का बिल्डिंग मिले जो मतलब 2-3 मंजिल हो और उसके ऊपर मंदिर जैसा हो, तो इस प्रकार के जो बिल्डिंग होते हैं, इस प्रकार के बिल्डिंग बनते हैं, इसे कौन सी कला, किस कला के अंतर्गत रखते हैं? तो ऐसे बिल्डिंग को हम लोग गोथिक स्थापत्य कला के अंतर्गत हम लोग रहते हैं। तो
सेकेंड पॉइंट हो गया गोथिक स्थापत्य कला। दूसरा हो गया भारत में गोथिक स्थापत्य कला का देन होता है। तीसरा जो सिंपल सा स्टेटमेंट है, जापान के साथ व्यापार की शुरुआत ये भी पुर्तगालियों की देन है। भारत जापान। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि पुर्तगालियों की क्या देन है। वो जो चौथी देन है यदि भारत में प्रथम बार तंबाकू उत्पादन उनका श्रेय जाता है तो यह जाता है, आजकल हम देखते हैं वो किसको जाता है, वो पुर्तगालियों को जाता है। अब आगे कुछ कुछ खाद्य पदार्थ है, मैं जो नाम लिख रहा हूँ, खाद्य पदार्थ जिन्होंने प्रथम बार भारत में उत्पादन हुआ, उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला संतरा, लीची, काजू, अनारस, संतरा, लीची, आलू, काजू, अनारस। एक मिनट। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप काजू तो हो ही, संतरा, लीची, काजू, अनारस, बादाम, ये सब आदि चीज का उत्पादन पुर्तगाली द्वारा प्रथम बार भारत में किया गया। अब ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स हो गए, तो इसमें और भी अधिक है। आप यदि पूछेगा प्रथम बार मतलब चर्च कब बना, तो 1510 में। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो काफ़ी हाई लेवल के हो जाते हैं, एग्जाम में भी सब पूछा जाता है। वही प्रथम औषधीय विज्ञान की जो पुस्तक था वो कहाँ से प्रकाशन हुआ, 1556 में। ये सब चीज़ काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाते हैं। हाँ, अब इससे अब आता है क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आता है जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट ही है कि भारत स्वतंत्र कब होता है। आप इसे ये क्वेश्चन बने जाते, क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनेगा कि क्योंकि ये आते सबसे पहले हैं और जाते सबसे बाद में है। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय गोवा में पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यह क्वेश्चन आप काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो उस समय बोस्सा थे, तो वो पुर्तगाली गोवा के जो पुर्तगाल के थे उनके वो गवर्नर थे, तो बोस्सा थे। और आज़ादी के समय कौन थे, तो मैनुअल एंटीनो जो 1961 में थे वो थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत की स्वतंत्रता के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा बोस्सा। और 1961 में जब ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को जीता जाता है, भारत के द्वारा गोवा को जीता जाता है, तो ऑपरेशन विजय द्वारा जो गोवा को जीता जाता है, कह सकते हैं अंतिम पुर्तगाली
गवर्नर कौन थे? तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, जो कौन थे? मैनुअल एंटोनियो। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये सब पॉइंट। तो मैंने बताया कि जो प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किनके द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत 1565 में अब पुर्तगाल द्वारा किया जाता है। गोथिक स्थापत्य कला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पुर्तगालियों को देन है। भारत जापान जो व्यापार का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो वो पुर्तगाल के द्वारा। तंबाकू का उत्पादन किसके दिया जाता है? तो वो विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, लीची, काजू, अनारस, बादाम, ये किसका देन है? तो वह पुर्तगालियों का देन है। भारत की आज़ादी के समय कौन थे पुर्तगाली गवर्नर? तो बोसा थे। और अंतिम कौन थे? तो मैनुअल एंटोनियो था। किस ऑपरेशन का द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया? गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा, वो ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया गया। और गोवा मुक्ति दिवस किसको कितने तारीख को बोला जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए ये आपके हो जाते हैं। आज पुर्तगाल खत्म हो गए, कल हम लोग डच स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको यह क्लास? आप जरूर बताएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम पंचायत, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहां जाकर जुड़िए। एग्जाम पंचायत है, वहां आप जाकर जुड़िए। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। 1 घंटा के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो गई है, अधिक से अधिक MCQ कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप MCQ कीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिएगा, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगी कि आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम भी कराएंगे एक ही बार में। जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन, जितने स्क्वाड डच पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे, ये 4 महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग MCQ करेंगे और काफ़ी करेंगे, 1-2 में MCQ नहीं करेंगे। लो 300 से 400 MCQ मेरे द्वारा करवाया जाएगा इस टॉपिक से। ऐसा इसलिए कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यदि सफल होना है तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो काफ़ी रात हो चुके हैं। गुड नाइट।